वेलकम टू माय चैनल गाइज। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ KTM 390 ड्यूक। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगा, उसके मैं टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा कि एग्जैक्टली जो चीज़ें बढ़ाई गई हैं या कम की गई वो क्यों कही गई हैं। सो स्टे ट्यून, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और इसमें एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि एग्जैक्टली ये जो बाइक है क्या हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं जो KTM हमारे पास ऑलरेडी हैं उनसे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो हम करते हैं इसके लुक्स की। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो जो लुक्स ऑलरेडी एग्रेसिव थे उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बट इट इज़ मोर एग्रेसिव नाउ। बहुत ही कमाल की लुक है इसकी, मतलब मज़ा आ जाता है देख के इसको। इसके अलावा अगर मैं इसकी जो बहुत ही यूनिक बात करूँ इस बाइक के बारे में, तो इसमें इंजन से लेके और इसके काफ़ी हद तक जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे के पूरे स्क्रैच से रीडिज़ाइन किए गए हैं। कोई भी ऐसा पार्ट मेरे हिसाब से ऐसा यूज़ नहीं हुआ है जो कि अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग KTMs में है। तो ये बाइक ओवरऑल एक कम्प्लीटली न्यू बाइक होके अपने पास आने वाली है। फ़िलहाल के लिए जो अभी हमें बाइक शोकेस की है, शाउट आउट टू रॉक ब्रोज, उन्होंने ये बाइक हमें इंट्रोड्यूस की है। और अगर मैं उस बाइक के बारे में बात करूं तो ही स्पेसिफिकली मेंशन कि वो जो बाइक है वो अभी प्रोटोटाइप बाइक है, वो एक्चुअल बाइक नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके इंजन की तो जो इसमें इंजन है वो है 399 सीसी का, और LC4C इसको एक टेक्निकल टर्म के नाम दिया गया है। और ये जो बाइक है ये 44.27 PS की पावर प्रोड्यूस करेगी, और जो टॉर्क है वो 37 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क रहेगा इसमें। और सबसे कमाल की बात इस इंजन में है कि इसका जो हेड है और बाकी के जो इंजन के कंपोनेंट्स है वो कम्प्लीटली डिज़ाइंड है, न्यू डिज़ाइन है। और इसी वजह से जो इसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो भी बढ़ा दी गई है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रोक लेंथ से क्या होगा, तो जो स्ट्रोक लेंथ है उससे हमारा जो लोअर RPM पे हमें स्टॉलिंग का इशू होता है, हमें फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने पड़ते थे, वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी। और इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस को भी ये मिनिमाइज़ करने में काम आएगा। तो ये एक अच्छा साइन है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके चैसी की। जो इसका चैसी है, पहले जो ट्रेलिस फ्रेम आता था वो भी पहले 2 पार्ट्स में आता था, मेन फ्रेम और सब फ्रेम। मेन फ्रेम में हमारा इंजन माउंट्स और बाकी की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो माउंटेड होते थे, और जो सब फ्रेम है वो हमारे सीट्स और सैडल वगैरह जो पिलियन है उसके बैठने के लिए यूज़ होता था। नाउ जो फ्रंट में मेन फ्रेम है वो अभी भी ट्रेलिस फ्रेम है, क्योंकि वो बहुत रिलायबल माना जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इस इंजन को और कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं मैं बात करूं अगर इसके सब फ्रेम की, तो जो सब फ्रेम है वो न्यूली डिज़ाइंड है। वो एक प्रेस्ड एल्यूमिनियम डाई कास्ट फ्रेम का बना हुआ है, जिसका मतलब कि यह है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होगी और लाइट वेट होगा। अगर मैं बात करूं इसके सस्पेंशन की तो 43 mm WP एपेक्स सस्पेंशन है, फुली एडजस्टेबल है, कंप्रेशन एंड रिबाउंड के लिए 5 क्लिक्स ईच। अगर मैं बात करूं रियर सस्पेंशन की तो जो इसका रियर सस्पेंशन है वो 5 क्लिक्स एडजस्टेबल है विद द हैंड, और जो प्री लोड है वो विद द टूल हेल्प वी कैन एडजस्ट इट। तो ये यूरो वर्जन पे हमें ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो न्यू डिज़ाइन। अगर आप लोगों ने इस जो नई बाइक आई है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये बाइक है इसका स्विंग आर्म नया डिज़ाइन का है। इसमें जो हमारा रियर सस्पेंशन है वो एसेंट्रिक माउंट है, यानी कि सेंटर में नहीं है जैसे कि पहले मोनोशॉक्स आते थे, अब वैसा नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहली बात तो जो हमारा स्विंग आर्म है नया डिज़ाइन है, उसके वजह से हमें सीट हाइट एडजस्ट करने का मौका मिलता है। पहले 820 mm सीट हाइट आती थी हमारे स्टॉक ड्यूक में, लेकिन अब ये जो सीट हाइट है हम इसको नीचे कर सकते हैं विद 20 mm। सो लोअर सीट हाइट विल बी 800 mm, और ये उनके लिए अच्छी खबर है जिनकी हाइट कम है। और मैं बात करूं जो सस्पेंशन का जो ये एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन ऑफ स्विंग आर्म दिया गया है, इससे जो डैम्पनिंग है और जो स्टेबिलिटी है बाइक की वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। उसके अलावा इसमें और भी एक और चीज़ जो विजुअली हमें नहीं दिखती है वो चेंज हुई है, दैट इज़ द ट्रिपल क्लैम्प सेटअप। यानी कि जो अपर ट्री प्लेट है, लोअर ट्री प्लेट है, और
जो इसका नेक है वो तीनों की तीनों रीडिजाइंड है फॉर द बेटर स्टेबिलिटी। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि KTM हमेशा अपनी बाइक्स में हाई एंड जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो चीज़ें देती हैं। तो इसमें जो है ये 5 इंच का TFT कलर्ड स्क्रीन दे रही है विद द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जैक्टली कि बाइक में आप कौन सा मोड चला रहे हैं। इसमें अगर मैं राइड मोड्स की बात करूं तो इसमें 3 राइडिंग मोड्स हैं, स्ट्रीट, रेन और ट्रैक। और अगर मैं बात करूं अगर ट्रैक मोड में या किसी भी और मोड में, राइडिंग मोड में आप चलाते हैं तो उसमें जो इसका कंसोल है, जो इसका लेआउट है, थीम, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी विच मोड आर यू इन। अगर मैं बात करूँ ट्रैक मोड की तो उसमें हमारा जो है लैप टाइमर और बाकी की चीज़ें विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलती हैं, जिससे कि हमें जब ट्रैक पे या रेसिंग करने के टाइम पे हमें ज़्यादा अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें राइड बाय वायर आता है। अब राइड बाय वायर बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें केबल नहीं होती है, तो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। उसके अलावा पहले जो राइड वायर अगर नहीं होती थी तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी हम कभी राइड पे गए और इन केस अगर जो एक्सीलरेटर की वायर है वो टूट गई तो आप फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और इसके जो ब्रेक और क्लच के लीवर हैं वो फुली एडजस्टेबल हैं, उनको आप अपने रीच के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दी KTM 390 एडवेंचर जो इसके पहले लॉन्च हुई थी। तो इसमें भी ये सारी जो एडजस्टेबिलिटी है वो दी गई है। इसके अलावा जो इसका ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर है वो भी न्यूली डिज़ाइंड है। अब मैं बात करता हूँ इसके अलॉय की, और इसके जो अलॉय व्हील्स हैं इसमें स्पोक्स कम दिए गए हैं, इनका वेट रिड्यूस किया गया है विद 3.5 kgs। इस अलॉय व्हील को उन्होंने बीच में उसमें से भी मटेरियल निकाला है टू रिड्यूस द वेट, जिसकी वजह से दे इवेंचुअली रिड्यूस्ड इट विद 3.5 kgs ऑफ वेट। और जो नया स्विंग आर्म है उसी की वजह से अंडर वैली इन्होंने जो हमारा एग्जॉस्ट है वो भी इसको नया डिज़ाइन करके दिया है। अब मैं बात करूँ ब्रेक्स की तो फ्रंट में बाई ब्रेक का ब्रेक्स मिलता है, 4 पिस्टन रेडिली माउंटेड कैलिपर, और जो हमारा डिस्क साइज़ है दैट इज़ द 320 mm। बट यहाँ पे जो कमाल की चीज़ देखने को मिलती है कि जो 320 mm का डिस्क है उसकी इनर रिंग नहीं है। अब उससे क्या होता है, अगर हम जब ब्रेकिंग करते हैं या हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो उस केस में हमारा जो ब्रेक जो रिंग होती है वो हीटेड हो जाती है, और हीट डिसिपेशन के लिए ही अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो जो रिंग होती है इनर रिंग और आउटर रिंग वो डिफरेंट मटेरियल की होती है, ताकि जो हीट डिसिपेशन है, जो हीट ट्रांसफ़र है बहुत अच्छे से हो सके। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, जिसकी वजह से इन्होंने इनर रिंग दी नहीं है। तो जैसे ही ये हीट होगा साइमल्टेनियसली इसकी जो कूलिंग होगी वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी, जिससे कि हमें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं रियर ब्रेक की बात करूं तो वो भी बाई ब्रेक का 2 पिस्टन कैलिपर है, जो कि जिसकी जो डिस्क की साइज़ है वो हमारा 230 mm का है। और ये जो 230 mm है प्रीवियसली पहले 220 mm होता था 10 mm, और इससे क्या होगा, इससे जो रियर ब्रेक की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी हुआ करती थी। इसके अलावा विजुअल चेंजेस में जो सबसे कमाल की चीज़ें हैं, जो इसका DRL है वो सेम LED यूनिट पे माउंटेड नहीं है, वो अलग से है। एंड उसको एज एन एक्सेसरी 125 cc और 250 cc में भी देखा जा सकता है। वी कैन गेट इट एज एन एक्सेसरी एटलीस्ट फॉर यूरोपियन। अभी इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा एज एन एक्सेसरी या एड ऑन की मैं बात करूँ वो है स्लीपर क्लच, जो कि एज एन एडिशनल एक्सेसरी बाहर के देशों में पहले से दी जा रही थी, जबकि इंडिया में अगर मैं 390 एडवेंचर की बात करूं तो उसमें स्टॉक में ही आता था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली KTM किस बारे में, यहाँ पे KTM इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करती है वो आगे देखने वाली बात होगी कि इसको एज ए डिफरेंट वेरिएशंस में इंट्रोड्यूस करेगी या फिर एक स्टॉक बाइक में ही सारी की सारी फैसिलिटी देगी। अब बात करते हैं कि क्या ये बाइक आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक KTM ऑनर हूं और उसी हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक KTM बाइक है तो उसमें जो पावर है वो ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है। उसकी मैं बात करूं टॉर्क की, जो टॉर्क का इशू है इट कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ सम परफॉर्मेंस पार्ट्स। और उसकी मैं बात करूँ अगर परफॉर्मेंस पार्ट्स की तो आपका एयर फिल्टर आता है, ECU आता है रिमैप्रो के, उसके अलावा स्पार्क प्लग्स भी आते हैं। यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स टू इंक्रीज योर बाइक्स परफॉर्मेंस। और इसके अलावा मैं बात करूँ पावर टू वेट रेशियो की, जैसे कि मैंने पहले बताया
तो इस बाइक में जो पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जिस्टिंग बाइक्स में तो उसमें पावर टू वेट रेशियो ऐसा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं करेगा। आप उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको रिमूव करके यू कैन रिड्यूस द वेट एंड यू कैन अचीव द सेम पावर टू वेट रेशियो। अब मैं बात करूँगा प्राइसिंग की। जो मेरे हिसाब से इस बाइक की एक्सपेक्टेड प्राइस है, अगर मैं बात करूं कि कंप्लीट सेटअप विद द फुली एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन एंड द रियर सस्पेंशन, अगर मैं उस बाइक की कंप्लीट पैकेज की बात करूं तो इंडिया में प्राइसिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं समवेयर अराउंड 3.4 लाख के आसपास होनी चाहिए इसकी बाइक की प्राइस। और अगर एज एन एडेड एक्सेसरी बाकी की चीज़ें हमें दी जाएंगी, फॉर एग्जांपल हमें सस्पेंशन या फिर स्लीपर क्लच वगैरह ये सब में एज एन एडिशनल एक्सेसरी लेनी पड़ेंगी, तो उस केस में जो बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है वो अराउंड 3.2 लाख के आसपास रहेगी। तो उसी के बीच में या तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आएंगे इंडिया में, या फिर एक एज अ सिंगल बाइक में ही एज सारी ये जो परफॉर्मेंस पार्ट्स हैं इनको एज एन एक्सेसरी आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चीयर्स।